हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। मैं मधुश्री हूँ। हम लोग 2020 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे। तो फर्स्ट जो 40 क्वेश्चन है वो हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। हम लोग नेक्स्ट का 40 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट दैट। See, the 41 number question is antimicrobial properties can be attributed to the following spices: Asafoetida, aniseed, mace, turmeric and clove. तो इसका जो आंसर है स्पेसिफिक वो एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था क्योंकि इसका जो ऑप्शंस था वो सही नहीं था। ठीक है, तो एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टी है वो मोटा मोटा तरफ से देखा जाता है टर्मरिक में, क्लोव में, इवन मेस में भी देखा जाता है। एंड हर एक स्पाइसेस में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रहता है। किसी में ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है, पर हर एक स्पाइसेस में रहता है। ठीक है। See now, 42 number question is records to be maintained in the dietary department of a hospital to deliver the diet to the patients. मतलब अगर आप हॉस्पिटल्स में हो, अगर कोई आपने इंटर्नशिप किया होगा या आरडी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप हॉस्पिटल में सर्विस पे जाते हो तो आपने देखा होगा कि सॉर्ट ऑफ कुछ डॉक्यूमेंट है जो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, कौन से पेशेंट को कौन से डाइट प्रोवाइड करना है, तो वही पूछा गया है। तो कौन से ऐसे स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स है जो मेंटेन किया जाता है। सी, अब ऑप्शन है रिक्विजिशन स्लिप, वर्क शेड्यूल, प्रोडक्शन शेड्यूल, मेन्यू टैली एंड कैश बुक। यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग कोड चूज करना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है रिक्विजिशन स्लिप, फिर प्रोडक्शन शेड्यूल और मेन्यू टैली। ठीक है, कैश बुक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कैश बुक एक ऑड वाला ऑप्शन है, तो इसको अगर पहले ही एलिमिनेट कर देना तो जो एक नंबर और मतलब 4 नंबर ऑप्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो नाउ अभी है वर्क शेड्यूल। वर्क शेड्यूल तो हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक वार्ड का स्पेसिफिकली होता ही है, तो उसके साथ स्पेसिफिक डाइटरी डिपार्टमेंट का कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अलग से एक वर्क शेड्यूल होता है। तो जो डाइटरी डिपार्टमेंट से लिंक्ड है वो है रिक्विजिशन स्लिप, फिर प्रोडक्शन शेड्यूल एंड मेन्यू टैली। ठीक है, नाउ adequate zinc is needed for cellular growth, immune function, blood clotting, reproduction and muscular contraction. आपको बोलना है जिंक का फंक्शन क्या है या जिंक बॉडी में किस लिए चाहिए। ठीक है, तो इसका भी जो आंसर है वो एनटीए ने ड्रॉप कर दिया था। हर बार ऐसे 3-4 क्वेश्चंस मिल ही जाता है जिसका मुफ्त में हम लोग को दो मार्क्स मिल जाता है ना। पर वही 2 मार्क्स ना जेआरएफ में वेरिएशन ला देता है। ठीक है, तो याद रखना और अच्छे से देख के हुए आंसर टिक करते हुए आना, है ना कोड। तो स्पेसिफिकली जिंक किसके लिए चाहिए, आइए देख लेते हैं। क्रिएशन ऑफ डीएनए, डीएनए का कंपोनेंट है, ये हम लोग को पता है। सेल्यूलर ग्रोथ, सेल के ग्रोथ के लिए हम लोग को चाहिए। फिर ये प्रोटीन बिल्डिंग जो चेन है उसमें एक कंपोनेंट होता है। हीलिंग डैमेज टिश्यू, मतलब टिश्यू के रिपेयर में चाहिए होता है। ठीक है, और इम्यून सिस्टम बूस्ट अप करने में चाहिए होता है। राइट, now 44 number question is emerging lipid risk factors for CVD. CVD मतलब कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्यों है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एलिवेटेड लिपोप्रोटीन, लो एपोलिपोप्रोटीन A1, इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल, हाई टोटल कोलेस्टेरॉल HDL कोलेस्टेरॉल रेशियो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। ठीक है, तो ये जो लिपिड बॉडी में इंक्रीज हो रहा है, लिपिड प्रोफाइल, वो किसके लिए डायरेक्ट लिंक्ड है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ। राइट, तो यहाँ पे वही बोला है कि एमर्जिंग जो लिपिड रिस्क है बॉडी में, लिपिड का जो प्रोफाइल है, उसका जो रिस्क फैक्टर है वो सीवीटी के लिए कैसे काम करता है और कौन से कंपोनेंट पे ज्यादा रिस्क होता है ना। तो क्या है एलिवेटेड, जो यहाँ का जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है एलिवेटेड लिपोप्रोटीन। ठीक है, बी नंबर है लो एपोलिपोप्रोटीन A1 और डी नंबर है हाई टोटल कोलेस्टेरॉल HDL एंड
कोलेस्ट्रॉल रेशियो। सी ग्लूकोज के साथ CVD का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है सेकेंडरीली पर प्राइमरी नहीं है। तो सी का जो है सी वाला ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और बाकी रहा इन्फ्लेमेटरी मार्कर, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर डायरेक्टली यहाँ पे लिंक्ड नहीं है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्ट ऑप्शन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ और देखो कि कौन सा जो आपको कोड दिया है वो कौन से आंसर के साथ ज़्यादा स्पेसिफिक है, वैसे ही आप चूज करके आओ कोडिंग, है ना। तो emerging lipid risk factors for CVD are what? Elevated lipoprotein, low lipoprotein A1 और high total cholesterol HDL ratio, ठीक है। Now 45 number question is which of the following pockets come under the category of slash pocket? मैंने आपको एग्जाम के पहले एक लिस्ट दिया था जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि यूनिट वाइज कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो निडल है, पॉकेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर्स है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिचेस है, वहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, हर बार आपको मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है स्लैश पॉकेट। स्लैश पॉकेट इनमें से कौन सा है? कैंगारू, वेल्ट, फ्लैप एंड बाउंड। इसका जो आंसर होगा वो है वेल्ट, फ्लैप एंड बाउंड। 1 नंबर कोड इज करेक्ट, ठीक है। Now 46 number question is which of the following are distinct styles in काठियावाड़ embroidery? तो काठियावाड़ embroidery गुजरात से बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बोलना है नीचे जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन से काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत है। मोती भारत, सिंधी तड़ोपा, अबला भारत एंड चलक टिक्की। तो आंसर वुड बी मोती भारत, सिंधी तड़ोपा एंड अबला भारत, ठीक है। ये जो तीन जो मोती भारत, सिंधी एंड अबला भारत, ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी के अंतर्गत है। Now, which of the following parts of the machine needle fit in the needle bar? ठीक है, तो needle bar ऊपर रहता है, ठीक है। तो आपको बोलना है needle के कौन से ऐसे पार्ट है जो needle bar में फिट होता है। shank, blade, part and scarf। तो according to आपके ऑप्शन आंसर would be shank and butt। आइए देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर वाला जो निडल का ऊपर वाला पार्ट है उसको बार्ड बोलते हैं, और इसके जो नीचे का ही पार्ट है, ठीक है, जिसमें नंबर निडल का नंबर कितना है, कौन से टाइप का है वो मेंशन रहता है, वो पार्ट को शैंक बोलते हैं। तो ये दो जो कंपोनेंट है, ये दो जो पार्ट है, ये निडल बार के अंदर रहता है, ठीक है। Now 48 number question is which of the following properties are imparted in the fabric by nanotechnology? तो ये इसका क्वेश्चन का जो आंसर है ये भी NTA ने ड्रॉप कर दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आंसर मतलब जो ऑप्शंस आपको दिया है वो हर एक ऑप्शन नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज है नैनो टेक्नोलॉजी की, है ना। तो फर्स्ट जो है स्टेन एंड रिंकल रेजिस्टेंट करेक्ट है, फ्लेम रिटर्डेंस करेक्ट है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज करेक्ट है, वाटर रेजिस्टेंट करेक्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव आपको दिया जाता तो फिर ये करेक्ट होता। Now 49 number question is which of the following fibers can be confirmed by the microscopic appearance? आपको ऑप्शन में दिया है कॉटन, वूल, सिल्क, नाइलॉन एंड फ्लेक्स। सी जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस है, स्पेसिफिक जो नेचुरल फाइबर है, सेलुलोजिक फाइबर, उसको टेस्ट करने में यूज होता है। मैनमेड में भी होता है पर प्राइमरीली माइक्रोस्कोपिक टेस्ट जो नेचुरल फाइबर है उनमें किया जाता है। तो इसका भी जो आंसर है वो भी NTA ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। Now 50 number question is what are the objective of the consumer movement from among the options given below? तो कंज्यूमर, ये कंज्यूमर एजुकेशन जो फैसाई वाला पोर्शन है वहां से रिलेटेड है ना।
तो यहाँ पे देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है। प्रोडक्ट सेफ्टी, प्राइस कार्ड, सोल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रूल्स। तो अकॉर्डिंग टू कोड जो आपका सही आंसर होगा वो है प्रोडक्ट सेफ्टी, फिर है सोल्यूशन टू द कंज्यूमर प्रॉब्लम्स एंड डी नंबर है प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक चीज देखो, कीवर्ड देखो, कंज्यूमर मूवमेंट। तो कंज्यूमर मूवमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए। अगर प्रोडक्ट सेफ ही ना हो तो कंज्यूमर खरीदेंगे क्यों? तो प्रोडक्ट सेफ्टी के लिए कंज्यूमर मूवमेंट है। फिर सोल्यूशन टू कंज्यूमर प्रॉब्लम, अगर कोई प्रोडक्ट में कोई इश्यूज निकल के आए, जैसे अभी देख रहे थे आप बॉर्नवीटा, ठीक है, बॉर्नवीटा में लिखा रहा था कि इतना परसेंट प्रोटीन है, इतना फैट है, कैलोरीज है, बहुत वायरल हो गया था वीडियो। और इससे पहले आया था मैगी को लेके, उसमें लेड मिलता है, एमएसजी तो ऑलरेडी होता ही है, इसलिए हम लोग को इतना क्रेविंग होता है कि मैगी खाए मैगी खाए, मैगी का मसाला बहुत टेस्टी है, राइट। तो ये जितने भी फोरम में जाता है, जितने भी इश्यूज जाते हैं, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक फोरम बनाया गया है। तो ये जो इश्यूज जाते हैं ना, ये कंज्यूमर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो सोल्यूशन टू द कंज्यूमर प्रॉब्लम, इसके लिए भी कंज्यूमर मूवमेंट है। और प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर द करेक्ट इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको जो बोला कि बॉर्नवीटा रिलेटेड, वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड था, कंपोजिशन रिलेटेड था। तो कोई एक आई थिंक वायरल यूट्यूबर ने रेज किया था इश्यूज, है ना, सेफ्टी पर्पस के लिए, कि हम बच्चे को क्या खिला रहे हैं या खुद क्या खा रहे हैं, चीनी खा रहे हैं, है ना, इतना शुगर कंटेंट हाई था, राइट। तो ये एक मूवमेंट की तरह वायरल हो गया। अब तो सब ऑनलाइन होता है ना, तो एक कोई वीडियो अपलोड होता है तो वायरल हो जाता है। फिर जो कैडबेरी वालों ने है, उन्होंने उसका जो स्टेटमेंट था, जो जो क्वेश्चन रेज हुआ था, उसका फिर जस्टिफिकेशन दिया, क्लैरिफिकेशन दिया, है ना। तो ये जितने भी कंज्यूमर मूवमेंट का पार्ट है, यही है कि प्रोडक्ट सेफ्टी के ऊपर है, सोल्यूशन ऑफ द कंज्यूमर प्रॉब्लम, फिर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर इंफॉर्मेशन। What are the characteristic of the hardwood as per the list given below? आपको बोलना है hardwood का characteristic क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया है? These are the equally strong across the along fiber. फिर है they are resistant transverse loading shock vibration. These are lightweight and in color. These have more moisture content. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दिस आर इक्वली स्ट्रॉन्ग, हार्डवुड बोला है तो स्ट्रॉन्ग होगा, अक्रॉस एंड अलोंग विद द फाइबर, दे रेजिस्ट ट्रांसफर्स लोडिंग शॉक एंड वाइब्रेशन। ऑब्वियसली हार्डवुड से फ्लोर वगैरह किया जाता है ना। इवन अगर आप वेस्टर्न कंट्री में जाते हो, पूरे बिल्डिंग वुड से ही बना रहता है, तो वो हार्डवुड से होता है, राइट। तो इसका ट्रांसवर्स इफेक्ट, शॉक वाइब्रेशन से बचने के लिए हार्डवुड का प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, और ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यही हार्डवुड का कैरेक्टरिस्टिक है। Now, 52 from among the list given identify the features that enhance the visual weight of an element and attract the attention. आपको बोलना है जो नीचे लिस्ट दिया गया है उनमें से कौन से ऐसे फीचर्स है, कंपोनेंट है, जो कोई चीज का विजुअल जो इफेक्ट है उसको एनहेंस करता है, और वो जो द्रव है, जो पदार्थ है, उसका जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करता है। तो ये है रेगुलर शेप, ब्राइट कलर, मैचिंग टेक्सचर, फिर लार्ज डायमेंशन, एलाबोरेट डिटेल्स। तो इसका जो आंसर होगा वो है ब्राइट कलर, फिर लार्ज डायमेंशन एंड एलाबोरेट डिटेल्स। सी, अगर ब्राइट कलर्स हो, ठीक है, मान लो कि ब्राइट येलो है ना, फिर नियॉन कलर, अभी बहुत चल रहा है नियॉन कलर, है ना, उसमें अगर लार्ज डायमेंशन हो, कोई ऐसे पैटर्न बना है लार्ज, जियोमेट्रिक पैटर्न, है ना, मान लो, और इसका जो डिटेलिंग है, पैटर्न्स का डिटेलिंग, वो बहुत ही एलाबोरेट हो, है ना, और उसका जो डिटेल्स, मान लो उसमें कुछ धागा का काम है,
है ना। बहुत सुंदर उसमें चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी का काम है। तो वो जो डिटेलिंग है, इवन आप जब चिकन का कपड़ा भी खरीदने जाते हो, बहुत सारा हैंडमेड मिलता है, बहुत सारा मशीन मेड मिलता है ना। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हैंडमेड, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है, डिटेलिंग ऑफ वर्क है, वो आई कैची होता है, तो वो विजुअली वो अट्रैक्टिव होता है ना। तो इसलिए वैसे वाले कपड़े हम लोग खरीदते हैं। तो यही बोला है, ब्राइट कलर्स, लार्ज डायमेंशन एंड अगर डिटेलिंग एलाबोरेटिव हो तो वो वाला जो फीचर्स है, ये वाला फीचर्स वो अपीलिंग होता है ना, कंज्यूमर के लिए। नाउ 53 नंबर इज फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो इंडिकेट द फीचर ऑफ द ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड। कीवर्ड इज ट्रेडिशनल। ठीक है, क्या क्या बोला है? रिजिड, स्टेबल, फ्लेक्सिबल, सोशली एक्सेप्टेबल एंड मॉडर्न। देखो, अब बोला है ट्रेडिशनल, मतलब जो बहुत पहले से आते हुए आ रहा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, बोलता है ना। तो क्या आंसर होगा? रिजिड, ठीक है, स्टेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। अब देखो, सोशली एक्सेप्ट, अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल कल्चर है, बहुत पहले से कुछ प्रथा चलते हुए आ रहा है जो सोशली एक्सेप्टेबल है, ये तो समझ में आता है ना। तो डी वाला देखो, ये डी वाला कॉमन है, हर एक में है, ठीक है। उसके बाद है रिजिड। ऑब्वियसली कोई कोई ट्रेडिशन बहुत रिजिड होता है ना, कठोर होता है, तो रिजिड तो आएगा। फिर फ्लेक्सिबल नहीं होता है ट्रेडिशन, कोई ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड फ्लेक्सिबल नहीं होता है, वो अपने आप अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, है ना, वो रिजिड होता है, स्टेबल होता है। तो आंसर वुड बी रिजिड, स्टेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। मॉडर्न नहीं है, मॉडर्न तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो ई नंबर तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन में आपका स्टेबल है तो फ्लेक्सिबल वो नहीं आएगा, तो ए नंबर तो आपको ऐसे ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। फिर बचता है 2 और 3, तो 3 वुड बी द आंसर, ठीक है, रिजिड, स्टेबल एंड सोशली एक्सेप्टेबल। Now 54 number is from among the following item choose the objective of aesthetic planning। ठीक है, एस्थेटिक। तो एस्थेटिक प्लानिंग के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव्स यूज होता है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शंस दिया है? एक्सप्रेसिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ब्यूटी, फंक्शनलिटी एंड वैरायटी। तो आंसर वुड बी एक्सप्रेसिवनेस, ब्यूटी एंड फंक्शनलिटी, ठीक है। अगर कोई कॉस्ट इफेक्टिव हो, कॉस्ट इफेक्टिव एकदम हटके वाला ऑप्शन है, तो इसको पहले एलिमिनेट करना है, तो बी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है वैरायटी। तो वैरायटी तो एक सेकेंडरी पार्ट है, पहले तो आएगा अगर एस्थेटिकली अपीलिंग बोला है या कोई प्लानिंग बोला है, एक्सप्रेसिव होना चाहिए, उसमें ब्यूटी होना चाहिए, है ना, और वो फंक्शनल होना चाहिए। तो दोज आर द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द एस्थेटिक प्लानिंग। बाकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो सेकेंडरी पार्ट है, वैरायटी भी सेकेंडरी पार्ट है, कि मेरा जो प्लानिंग है उसमें मैं कितना वैरायटी डाल पा रही हूँ। पहले तो मैं एस्थेटिक वे में प्लान करूंगी, उसके बाद मैं वैरायटी का सोचूंगी, है ना। तो वैरायटी, दिस आर द सेकेंडरी पार्ट, दिस इज द सेकेंडरी पार्ट। Now 55 number question is the most common psychological features of Alzheimer disease। ठीक है, तो अल्जाइमर डिजीज का कौन से कॉमन फीचर्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल फीचर्स बोला है। ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी, बैड टेम्परमेंट, डिफिकल्टी इन comprehension, difficulty with the speech production and difficulty in walking। क्या बोला है? साइकोलॉजिकल। वॉकिंग क्या है? फिजिकल कंपोनेंट, वॉकिंग एलिमिनेट हो जाएगा, वॉकिंग एलिमिनेट हुआ तो 3 और 4 ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। अब देखना, अब कैसे जल्दी से जल्दी आप आंसर कर पाओ। बोथ ए एंड 2 जो ऑप्शन है उसमें कॉमन कौन सा है? कॉमन है ए है, हाँ, सी है। हम ए और सी को देखेंगे ही नहीं, हम बी और डी को देखेंगे। बी में क्या बोला है? बैड टेम्परमेंट, और डी में क्या? डिफिकल्टी विद द स्पीच प्रोडक्शन, ठीक है, बैड टेम्परमेंट।
तो बैड टेम्परमेंट कैसे होगा? बैड टेम्परमेंट अगर साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है, ठीक है, अगर हम सही से बोल नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे, हमारी जो कंप्रीहेंशन स्किल है, फिर रिफ्लेक्टिव स्किल है ना, फिर स्पीच का जो एबिलिटी है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा टेम्परमेंट। अगर हम किसी को समझा भी पा रहे हैं, मान लो जो अल्जाइमर से ग्रसित है, वो बंदा या बंदी अगर किसी को समझा भी पा रहे हैं, तो उसका टेम्परमेंट कम होगा। टेम्परमेंट तो ये इंडिविजुअलिस्टिक है, हर एक अल्जाइमर पेशेंट का टेम्परमेंट हाई नहीं होता है। कोई कोई का अगर पहले से इशू रहता है टेम्परमेंट का, बैड टेम्परमेंट, तब वो जाके और भी ड्रास्टिक रूप में देखा जाता है। पर पहले से अल्जाइमर डिजीज का ये एक कोर पार्ट नहीं है कि अल्जाइमर अगर किसी का हो गया तो बैड टेम्परमेंट रहेगा। स्पेसिफिकली ओल्ड एज में देखा जाता है, और ओल्ड एज में ऐसे ही लोनलीनेस के कारण में टेम्परमेंट थोड़ा सा हाई रहता है। पर अल्जाइमर का साइड इफेक्ट बैड टेम्परमेंट है नहीं। हाँ, मेमोरी लॉस है, ये तो कॉमन है। फिर कंप्रीहेंशन में डिफिकल्टी होगा, ये भी कॉमन है। फिर स्पीच प्रोडक्शन में भी डिफिकल्टी होगा, भूल जाएंगे। तो कैसे स्पीच, मतलब अगर मैं खाने पीने के ऊपर बोल रही हूँ, बोलते बोलते मैं भूल गई मैं क्या बोल रही हूँ, मैं दूसरे टॉपिक में जंप कर दिया, है ना। तो ये सारी डिफिकल्टीज कॉमन है। Now, 56 number question is, in case the children with the disability dietary intervention is advisable because, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, they need more nutrition than other children of their age, they tend to have poor appetite, they may not able to chew the regular food, they need to be reinforced with the food to manage their behavior, nutritional aspects may be overlooked by the parents. So answer would be, they tend to have poor appetite, they may not able to chew the regular food, और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स में भी ओवरलुक्ड बाय द पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एक बच्चे का, ठीक है, डाइटरी डिसेबिलिटी है, तो इंटरवेंशन के तौर पे हम लोग क्या क्या इंटरवेंशन सजेस्ट कर सकते हैं। पहले तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चे का डाइटरी डिसेबिलिटी क्यों है, तो ही हम उसके ऊपर इंटरवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। तो डिफिकल्टी कैसे खोजेंगे, बच्चे का एपेटाइट पुअर हो सकता है ना, बच्चे जो खाना माँ बाप उसको दे रहा है वो प्रॉपर तरीके से च्यू नहीं कर पा रहे, इसके वजह से भी उसका जो डाइटरी हैबिट है वो डिक्रीज हो रहा है, खाने का इच्छा भी मर रहा है, एपेटाइट भी लॉस हो रहा है। फिर थर्ड नंबर रीजन क्या होगा, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स। अभी सब वर्किंग होते हैं, सब वर्किंग पेरेंट्स, तो कभी कभार ना खान पान ये सब ओवरलुक्ड हो जाता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, हाँ अभी तो मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप केयर नहीं करते, करते हैं, पर हाँ उसका जो सस्टेनेबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, वो कभी कभार ओवरलुक्ड हो जाता है ना। अब एक बच्चे के लिए माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि नहीं मेरा बच्चा अच्छे से, मैं भूखी रहूँ चाहे, पर मेरा बच्चा अच्छे से खा पी ले, है ना। तो पर ये जो हमारा लाइफस्टाइल है ना कि इतना घंटा काम करो, फिर घर पे भी आके खाना पकाओ, काम करो, ये करो, कभी कभार ओवरलुक्ड हो जाता है, तो इसके वजह से भी डिसेबिलिटी होता है बच्चे में, स्पेसिफिकली डाइटरी फैक्टर को लेके। नाउ 57 नंबर क्वेश्चन इज, इमोशनल कॉम्पिटेंस इंक्लूड स्किल्स सच एज, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, बीइंग एबल टू मिमिक other emotions, being aware of one's emotional states, being sensitive to others' emotion, using vocabulary of the emotional term, not having any negative emotion। आपको बोलना है कि इमोशनल कॉम्पिटेंस में, ठीक है, कौन से स्किल्स इंक्लूडेड है, कौन से स्किल आते हैं। See now, be aware of one's emotional states, ये आते हैं। फिर being sensitive to other emotions, D using vocabulary of emotional terms। ठीक है, तो इमोशनल कॉम्पिटेंस में जो कोर 3 पार्ट है वो है कि मैं अपने जो इमोशन है उसको समझ पा रही हूँ, अपने सामने वाले का इमोशन समझ पा रही हूँ, और थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है जो इमोशन रिलेटेड वोकेबुलरी जो हम यूज़ करते हैं
वो हम प्रॉपर तरीके से उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो हम महसूस करके यूज कर पा रहे हैं, है ना। ये 3 बेसिक है। Now, 58 number question is the formation of self from childhood to adolescent involve the process such as, यहाँ पे आपको दिया है सेल्फ कंसेप्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फिशनेस, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो आंसर वुड बी सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट। तो जो ये चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंट तक का जो जर्नी है, इसमें कौन से सेल्फ रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉर्म होता है। सेल्फ कंसेप्ट फॉर्म होता है, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं आगे जाके क्या करूँगी, है ना। तो खुद का एक पहचान बनता है। फिर सेल्फ एस्टीम बनता है कि सही और गलत, ये सही है, ये सही नहीं है। फिर हम उसको रोजगार के जिंदगी में कैसे अकॉर्डिंग टू आवर एथिक्स कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। फिर सेल्फ अवेयरनेस बनते हैं कि जैसे ही अवेयर होते हैं कि ये सिचुएशन सही है, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये सिचुएशन में मुझे ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, इस सिचुएशन पे नहीं करना चाहिए। तो ये सारे चीज हम लोग सीखते हैं टूवर्ड्स फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट के जो जर्नी होते हैं इसके बीच में। फिर 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ICDS। ICDS मतलब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। तो बोला है कि यहाँ पे दिए गए वाले कौन से कंपोनेंट ICDS का पार्ट है। फॉर्मल एजुकेशन, एंटीनेटल सर्विस, रेफरल सर्विस, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन। सी फॉर्मल एजुकेशन ICDS का पार्ट नहीं है। क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ ICDS सर्विसेज। ठीक है, बाकी एंटीनेटल सर्विसेज है क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन एक बेनिफिशियरी है ICDS की, राइट। तो एंटीनेटल केयर प्रेगनेंसी में दिया जाता है। फिर रेफरल सर्विसेज, अगर कोई सैम बच्चा है, पहले तो कम्युनिटी में आइडेंटिफिकेशन होता है VHSND डे पे, मतलब विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे पे, कि बच्चे का वेट हाइट लिया जाता है, पर उसके बाद देखा जाता है बच्चे कौन से श्रेणी में आ रहे हैं, नॉर्मल, अंडरवेट, ओवरवेट कैटेगरी में। अगर बच्चा सैम निकलता है, अगर कोई इसके मेडिकल कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो हम लोग को पता है क्या करना है, उसको रेफरल करना है। कहाँ? NRC में, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर। ठीक है, तो रेफरल सर्विस, ये जो रेफर का प्रोसेस है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती करती है, ये ICDS का पार्ट है। फिर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हॉट कुक मिल्क सर्व किया जाता है। फिर THR दिया जाता है, टेक होम रेशन। ठीक है, फिर इम्यूनाइजेशन, VHSND सत्र पे ANM आती है, ठीक है, 15 दिन में एक दिन, तो वहाँ पे उस दिन इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है बच्चे को, फिर प्रेग्नेंट वेमेन को, है ना। तो ये सारे जो कंपोनेंट है ये ICDS का पार्ट है। फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन आता है। ठीक है, नाउ 60 number question is which of the following schemes are for rural upliftment। ठीक है, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए कौन से स्कीम है? SSY, मनरेगा, PMGSY, DDU-GKY, ICDS। तो आंसर वुड बी मनरेगा, PMGSY एंड DDU-JKY। ठीक है, अब देखो PMGSY क्या है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ग्राम सड़क, रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए, है ना, रास्ता सही करना है। फिर ग्रामीण कौशल्य योजना और DDU-GKY इज अ गवर्नमेंट ऑफ यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ग्रामीण ऐड है। ठीक है, फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, रूरल, है ना। तो हम लोग को क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि रूरल अपलिफ्टमेंट। तो ये 3 चीज जो है, ये 3 जो स्कीम है, ये रूरल अपलिफ्टमेंट के लिए अभी चल रहा है इंडिया में। ठीक है, और SSY ICDS आपको पता है
है ना, SSY शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। नाउ 61 number question is, which of the following are advocacy techniques useful in influencing policy? तो आपको बोलना है एडवोकेसी टेक्निक कौन सा है जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या क्या है? इंटरव्यूइंग, लॉबिंग, रिसर्च, नेगोशिएटिंग एंड कैंपेनिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो है लॉबिंग, नेगोशिएटिंग एंड कैंपेनिंग। सी, इंटरव्यू ये रिसर्च का एक पार्ट है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, बहुत कम स्तर में किया जाता है, पर हम लोग पॉलिसी लेवल की बात कर रहे हैं। पॉलिसी लेवल बहुत बड़ा पार्ट है ना। कोई प्रोग्राम में चेंजेस लाने के लिए एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है। एडवोकेसी मतलब जो सिचुएशन है ओवरऑल, अभी का जो सिचुएशन है उसके ऊपर कैसे हम लोग बदलाव लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एडवोकेसी करना बहुत ज़रूरी है। एडवोकेसी हम कैसे करते हैं? लॉबिंग करके करते हैं, नेगोशिएटिंग करते हैं, फिर कैंपेनिंग करके हमको पता लग जाता है कि अभी का सिचुएशन कैसे है ना। उसके ऊपर पॉलिसी जनरेट होता है, पॉलिसी में मॉडिफिकेशन होता है ना। नाउ 62 number question is, which of the following are three dimensional visual aid? आपको बोलना है नीचे यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा 3 dimensional visual aid है ना। सी, 3 dimensional बोला है तो स्पेसिमेन होगा, मॉडल होगा, पपेट है, ऑब्जेक्ट है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 3 dimensional नहीं होता है, तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। पहले ही आप एलिमिनेशन मेथड देखोगे, ठीक है। तो जो ऑड वन आउट है वो आउट कर दो, फिर आप कोड पे जाना, तो जहाँ पे सी है पहले ही उसको एलिमिनेट कर दो, तो तुरंत आपके आंसर निकल आएगा। नाउ 63 number question is, the following are the characteristic of the non parametric test? तो दे आर, आपको बोलना है कि कौन से यहाँ पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। क्या बोला है ऑप्शन में? डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर क्विक एंड इजी टू यूज, कैन नॉट बी अप्लाइड टू नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल, can be used when measurements are not very accurate, make assumption about the homogeneity of the variance. तो answer would be A, do not suppose any particular distribution, फिर it is easy and quick and can be used when measurements are not very accurate. The advantage of non-parametric test, ठीक है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एडवांटेज क्या है? हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर जान लिए, ठीक है। इजी है, जब एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, मेजरमेंट, तब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ करते हैं और इसका कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब एडवांटेज क्या है वो जानना ज़रूरी है। दे मे बी ओनली ऑल्टरनेटिव व्हेन द सैम्पल साइज इज़ वेरी स्मॉल, तो सैम्पल साइज जब स्मॉल होता है तब हम लोग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर they make fewer assumption about the based on the data, फिर they are useful in analyzing the data inherently in the ranks and the categories। तो रैंक और कैटेगरीज, ठीक है, एनालाइज करने में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का यूज होता है। नाउ 64 नंबर क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ केस स्टडीज? आपको बोलना है नीचे यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इनमें बेस करके कितने प्रकार के केस स्टडीज होते हैं। ऑब्जर्वेशनल होता है, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल, एक्सपेरिमेंटल। तो आंसर वुड बी ऑब्जर्वेशनल, फिर हिस्टोरिकल एंड सिचुएशनल। डायमेंशनल केस स्टडीज नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल केस स्टडीज नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट अलग से किया जाता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है रिसर्च के। अब जो है केस स्टडीज, मैं मान लो मेरा कम्युनिटी बेस्ड कोई इंटरवेंशन बेस्ड स्टडी है, तो मैं फील्ड में गई, मुझे देखना है कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है फील्ड में। मान लो मैं प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन का खाने का मुझे पैटर्न देखना है। अब मुझे ये भी देखना है उनमें मिथ्स, प्रैक्टिस, बिलीफ क्या है,
ठीक है। तो सॉर्ट ऑफ 3-4 प्रेग्नेंट वुमेन मैं उठा लूँगी और उनमें मैं केस स्टडीज़ लिखूँगी कि ये जब गर्भावस्था में थी वो ये खाती थी और ये खाना ये नहीं पसंद करती थी। इसका ट्रेडिशनल कल्चर ये है। जब वो माँ गर्भावस्था में थी उसका कितना वेट गेन हुआ है, वो आयरन कैल्शियम लिया है या नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रैक्टिस है जो मैं केस के ऊपर डिपेंड करके, मेरे सैंपल के ऊपर डिपेंड करके लिख रही हूँ, दो शुड बी द ऑब्जर्वेशनल, है ना, कि वो खाना कैसे खाती है, ठीक है, फिर आयरन कैल्शियम ले रही है या नहीं। हिस्टोरिकल, उसका मैं हिस्ट्री देखूंगी, उसने टीडी का वैक्सीन लिया है या नहीं, उसका ग्रोथ मतलब उसका वेट गेन कितना हुआ है, जेस्टेशनल वेट गेन, ठीक है, हिस्टोरिकल। एंड सिचुएशनल इन द सेंस मैं जब जा रही हूँ तब वो कैसे रिएक्ट कर रही है, उसका बॉडी लैंग्वेज से, उसका जो आसपास के एनवायरनमेंट है ना, जो उनका इन लॉज है, उनका फैमिलीज है, वो कैसे बात कर रहे हैं, उसके साथ कैसे बात करती है, वो सब देख के मुझे पता लग जाएगा कि मैं जिसके ऊपर केस स्टडीज बना रही हूँ बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, असल में उसका रियलिटी क्या है ना। तो केस स्टडीज ऑब्जर्वेशनल होता है, हिस्टोरिकल एंड एक्सपेरिमेंट, और सिचुएशनल होता है, ठीक है। Now, 65 number question is, which of the following data collection tools are the most suitable for the research study on the assessment of the preference of adolescent for the choice of career with the sample size 40? ठीक है। Answer would be एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बोला है, सैम्पल साइज कितना है, 40 है, ठीक है। अब उसमें कौन बैठा है, जो हम मेरा सैंपल है वो है एडोलेसेंट, ठीक है। एडोलेसेंट में हमको क्या देखना है, उसका करियर चॉइस प्रेफरेंस देखना है, इसके ऊपर हम लोग को स्टडी करना है। तो हम लोग कौन से ऐसे टूल या मेथड यूज करेंगे जिससे हम कर पाए। सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मतलब कुछ क्वेश्चन पहले से डिसाइड होगा, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन डिसाइड नहीं होगा, वो सिचुएशनल होगा, मैं सामने पूछूंगी अकॉर्डिंग टू माय सैंपल, डिस्कशन टाइप होगा। दो शुड बी द सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। फोकस ग्रुप डिस्कशन, एफजीडी हम लोग कब करते हैं, एफजीडी स्पेसिफिकली कम्युनिटी में करते हैं, उनमें एक आप लोग ने पढ़ा होगा एक्सटेंशन में, एक ग्रुप में बैठते हैं, है ना, गोल करके एक ग्रुप में बैठते हैं, उनमें 10 to 12 लोग होना चाहिए, है ना, एक मॉडरेटर होना चाहिए, एक इंटरव्यूअर होना चाहिए, एक पैटर्न है एफजीडी का, है ना। तो एफजीडी करके हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और प्रोजेक्टिव टेक्निक, है ना, हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि दोज आर द करियर ऑप्शंस, एंड अगर आप ये चूज करते हो तो आपको ऐसे आगे के लिए फ्यूचर मिल सकता है ना, आप ऐसे ऑप्ट कर सकते हो, ये बेनिफिट है, ये बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा, है ना। तो कुछ हम लोग उनको केस स्टडीज दिखा के ऑन गोइंग जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे भी कुछ प्रोजेक्ट करके हम उनको दिखा सकते हैं। पर नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये तो है ही नहीं, यहाँ पे नॉन बोला है, ठीक है, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा, तो जिसमें डी है पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्व करके क्या करना है, हमको सलाह देना है ना, हमको डिस्कस करना है कि करियर चॉइस क्या होगा। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमको किसी के ऊपर केस स्टडीज नहीं लिखना है, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं लिखना है, हमको डिस्कस करना है, उनको हमको रेकमेंड करना है। तो इंटरव्यू से ही वो पॉसिबल हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन से ही पॉसिबल हो सकता है, और प्रोजेक्टिव टेक्निक से ही वो पॉसिबल हो सकता है। ऐसे करके ऑड वन आउट आपको करना पड़ेगा ऑप्शन। नाउ 66 नंबर इज, आपको यहाँ पे मैचिंग दिया है, कुछ प्रोसेस दिया है फूड मेकिंग का, और कुछ आइटम दिया है, तो आपको आंसर लगाना है। तो जेलाटिनाइजेशन बॉइल्ड राइस में देखा जाता है, कैरामलाइजेशन क्या पीनट ब्रिटल में देखा जाता है, जिसको चिक्की भी बोलते हैं, है ना। फिर पास्चुराइजेशन मिल्क में देखा जाता है ना। फिर डेक्सट्रिनाइजेशन कहाँ देखा जाता है, चपाटी में, है ना। और होमोजेनाइजेशन आइसक्रीम में देखा जाता है। देखो, अगर आप न्यूट्रिशन के बच्चे नहीं हो
आपको पता नहीं है, आपने इतना पढ़ के भी नहीं गए। हाँ, पर आपको इतना ओवरऑल आइडिया है कि पास्चुराइजेशन मिल्क में देखा जाता है। अब देखो, आपको एक ही ऑप्शन यहाँ के आंसर पता है, पास्चुराइजेशन। अब सी नंबर देखो, सी में हर एक ऑप्शन अलग है ना? और पास्चुराइजेशन किस में देखा जाता है? मिल्क में। तो मिल्क, आपको सारे ऑप्शन का मतलब आंसर पता होना ये ज़रूरत नहीं है, पर आपको पढ़ के जाना चाहिए। 100% आपको इन डेप्थ पढ़ के जाना चाहिए। पर अगर मान लो ऐसे आ जाए कि आपको पता नहीं है, कभी कभार ऐसे होता है, तो आपको इनमें से कोई एक पता है, तो एक को भी आप देखते नज़र में रखते हुए आप आंसर लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डाइट दिया है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज दिया है, आपको मैच करना है। तो डैश डाइट हम लोग कब यूज करते हैं? हाइपरटेंशन में। ठीक है, ग्लूटेन फ्री डाइट हम लोग सीलियक डिजीज में यूज करते हैं। लो यूरिक एसिड डाइट हम लोग गाउट में यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग डायबिटीज मेलिटस में होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन मॉडरेट फैट डाइट कब यूज होता है? हेपेटाइटिस में। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको फिनिशेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिशिंग प्रोसेस दिया है और उसका पर्पस दिया है, आप लोग को मैच करना है। कार्बोनाइजिंग जो है वो क्या करता है, ये फिनिश प्रोसेस क्यों होता है? टू बर्न द वेजिटेबल इम्प्योरिटीज। ठीक है, क्रैबिंग है टू सेड्स द वीफ एंड एलिमिनेट द श्रिंकेज को एलिमिनेट करने के लिए क्रेविंग यूज होता है। कार्बोनाइजिंग वेजिटेबल इम्प्योरिटीज बर्न आउट करने के लिए यूज होता है। फिर डिकेटिंग शेयर डेवलपमेंट के लिए, परमानेंट शेयर डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। फूलिंग है मेक्स द फैब्रिक कंपोनेंट मोर कॉम्पैक्ट एंड सॉफ्ट। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर दिया है और उसका इफेक्ट दिया है। सी, जो शाइनी टेक्सचर है, शाइनी टेक्सचर क्या करता है? मेक द पर्सन अपीयर लार्जर। अगर कोई भी कपड़ा शाइनी होता है तो वो जो कपड़ा है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना? तो दिस वुड मेक अ पर्सन लार्जर। ठीक है, फिर डार्क टेक्सचर do not enlarge the body and are suitable for all body shape. ठीक है, now C number is soft and clingy fabric appear larger, ये है reveal the body irregularities। फिर स्नीफ बल्की फैब्रिक क्या करता है? हाइड द बॉडी इरेग्युलरिटीज एंड एड वेट टू द बॉडी। यहाँ पे हिंदी में है। नाउ यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से मैच करना है। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ एफर्ट दिया है और उसका एग्जाम्पल क्या है वो आपको बोलना है। मेंटल एफर्ट मतलब है थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, वर्डिंग, टॉकिंग, है ना? विजुअल में क्या होगा? लुकिंग, रीचिंग, एडजस्टमेंट टू द डिस्टेंस, मैचिंग, है ना? मैनुअल में क्या होगा? रीचिंग, राइजिंग, लिफ्टिंग, होल्डिंग, कैरिंग। टॉर्सल में क्या होगा? टॉर्सल में होगा बेंडिंग, लीनिंग, टर्निंग, स्टूपिंग, स्टीटिंग, गार्डनिंग। पीडल में वॉकिंग, मूविंग, स्टैंडिंग, है ना? देखो, आप एक, अगर आपको इतना पता भी नहीं है, एक आप ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हो। जैसे पीडल तो बेसिक है, पीडल से पता लग रहा है कि पैर का इस्तेमाल है ना? तो यहाँ पे एक ही ऐसे ऑप्शन है जिसमें पैर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना? जैसे वॉकिंग, मूविंग, स्टैंडिंग। सी, जो ई नंबर है वो 3 दिया है, तो बाकी आपको पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, एक ऑप्शन से आप आंसर कर सकते हो। मान लो पहले तो आपको देखना है लास्ट में क्या आपको ऑप्शन मिला है, फर्स्ट में क्या आपको ऑप्शन मिला है। ठीक है, इनमें से अगर 2 ऑप्शन सेम मिल रहा है तो आपको लास्ट वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। लास्ट में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ना यहाँ पे हिंदी में दिया है 71 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पॉल्यूटिंग एजेंट दिया है और यहाँ पे कैटेगरीज दिया है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी आपके पीडी का पार्ट है। आप लोग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना पड़ता है।
ठीक है। वहाँ से अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, अगर सेकंड पेपर में मान लो होम साइंस में आ भी गया पीडी से क्वेश्चन, आप आसानी से कर पाओगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड है कॉम्बशन, जो प्रोडक्ट्स होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मतलब पाया जाता है। फिर बी नंबर है बेंजीन। बेंजीन वोलाटाइल जो केमिकल कंपोनेंट है, वहां से मिलता है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस मिलता है डिपेयरेबल पार्टिकुलेट मैटर से। ठीक है। फिर फंगी, फंगी है बायोलॉजिकल और एरोसल प्रोडक्ट से। फिर यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट का नाम दिया है और उन्होंने कौन सा थ्योरी उन्होंने मैंडेट किया है, दिया है, वो आपको मैचिंग करना है। वॉयटोस्की, वॉयटोस्की ने क्या दिया है? सोशल कल्चरल थ्योरी। पियाजे, पियाजे ने कौन सा थ्योरी दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का थ्योरी। ठीक है। लॉरेंस, लॉरेंस ने दिया है इथोलॉजिकल थ्योरी। बॉर्नफ्रेंड बेर्नर ने दिया है इकोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है। नाउ आपको यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज बोलना है। कौन से टर्मिनोलॉजी है? मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, प्रैग्मेटिक्स एंड सिमेंटिक्स। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी मतलब अ सिस्टम ऑफ मीनिंगफुल यूनिट इन्वॉल्व्ड इन द वर्ड फॉर्मेशन। तो मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है, हर एक वर्ड में कुछ कुछ यूनिट होता है, तो एक मीनिंगफुल यूनिट से ही एक वर्ड का कंस्ट्रक्शन होता है। तो ये जो प्रोसेस है, सिस्टम है, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है द वे द वर्ड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द एक्सेप्टेबल फ्रेजेस एंड सेंटेंस। मतलब पाथवे की बात बोल रहे हैं कि एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए हमको वर्ड को कैसे पुट अप करना चाहिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंटैक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या है? A system of using appropriate conversation and how to use the language context। मतलब आप जब किसी के साथ कन्वर्सेशन मतलब बात कर रहे हो तो वो कितना अप्रोप्रिएट है और आप कौन से कंटेक्स्ट में कैसे लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उसको बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। सिमेंटिक्स क्या है? सिमेंटिक्स है अ सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है। तो एक पूरे सेंटेंस का वर्ड स्पेसिफिक मीनिंग, उसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। यहाँ पे हिंदी में दिया है। नाउ 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग दिया है और वो क्या है ना, डिस्क्रिप्शन उस यहाँ पे दिया हुआ है, आपको मैच करना है। तो जॉब ट्रेनिंग क्या है? जॉब ट्रेनिंग है अ ट्रेनिंग अंडरटेकन बाय अ पर्सन बिफोर ज्वाइनिंग अ जॉब। प्री सर्विस ट्रेनिंग क्या है? प्री सर्विस ट्रेनिंग है a special training given to an employee to do a particular new task। ठीक है। इन सर्विस ट्रेनिंग क्या है? इन सर्विस ट्रेनिंग है अ ट्रेनिंग गिवन टू कीप एन एम्प्लॉय अपडेटेड विद द लेटेस्ट नॉलेज फॉर अ जॉब। ठीक है। और इन सर्विस आपको पता ही लग रहा है कि सर्विस में होते हुए जो ट्रेनिंग हो रहा है। ओरिएंटेशन कब होता है? अगर कोई एम्प्लॉय ने कोई फर्म ज्वाइन किया या न्यू कंपनी ज्वाइन किया तो पहले एक इंट्रोडक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं वो इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, गोल क्या है, वैल्यू क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डिस्कशन होता है, उसको बोलते हैं, एक इंडक्शन टाइप ऑफ होता है, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ठीक है। यहाँ पे हिंदी में है। नाउ 75 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसेस दिया है, कम्युनिकेशन का स्पेसेस, जोन ऑफ स्पेसेस, और उसका डिस्टेंस आपको बताना है। सोशल स्पेस का मतलब क्या है? सोशल सबसे बड़ा है, पब्लिक सबसे बड़ा है, उसके बाद आता है सोशल, उसके बाद आता है पर्सनल, उसके बाद आता है इंटीमेट, है ना। तो सोशल स्पेस क्या है? extend within the radius of 4 feet to 12 feet of a communicator। Public क्या है? Public है starts 12 feet and may extend up to 25 feet to the range of eyesight and hearing of a communicator। Intimate space क्या है? Intimate space extend within 18 inches 1.5 feet of a communicator। Personal space क्या है? Personal space है extend
पर्सनल स्पेस क्या है? एक्सटेंड विद इन रेडियस 18 इंच वन ऑफ द सोशल स्पेस होगा आपका 4 नंबर, जो एक्सटेंड विद इन रेडियस 4 फीट टू 12 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर, सबसे बड़ा, ये मीडिएट में आएगा। उसके बाद आएगा पब्लिक स्पेस। पब्लिक स्पेस क्या है? स्टार्ट्स फ्रॉम 12 फीट में एक्सटेंड अप टू 20 फीट। पब्लिक स्पेस सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद आएगा पर्सनल स्पेस, है ना। पर्सनल स्पेस में क्या है? एक्सटेंड विद इन 18 इंच, ठीक है, 1 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर। उसके बाद आएगा इंटीमेट। इंटीमेट एक्सटेंड विद इन 18 इंच टू 4 फीट ऑफ अ कम्युनिकेटर, ठीक है। अगर आपको इसका आंसर भी नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये पता है इंटीमेट सबसे कम है। इंटीमेट मतलब सबसे कम है, दो वक्ता के बीच में इंटीमेट स्पेस सबसे कम होता है। उसके बाद आता है पर्सनल। तो आप यहाँ पे देखोगे अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन कि सबसे कम स्पेस किस में है, तो वही इंटीमेट स्पेस होगा। उसके ऊपर कौन सा स्पेस आ रहा है, वो पर्सनल होगा, है ना। फिर सोशल आएगा, फिर पब्लिक आएगा, ऐसे करके आप इसको मैच कर सकते हो। ये आपके हिंदी है, ठीक है। फिर 76 नंबर क्वेश्चन, अरेंज द स्टेप्स ऑफ चॉकलेट मेकिंग प्रोसेस इन अ करेक्ट सीक्वेंस। चॉकलेट मेकिंग कैसे होता है आपको यहाँ पे बताना है सीक्वेंस में। सी फर्स्ट है कोको लिक्योर, ठीक है, कोको लिकर हो गया। उसके बाद है एडिशन ऑफ मिल्क एंड शुगर एंड फैट। फिर है रिफाइनिंग प्रोसेस। उसके बाद है नॉचिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद है टेम्परिंग और लास्ट है एनरोबिंग प्रोसेस, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन है, पुट अ करेक्ट सीक्वेंस स्टेप्स इन द प्लानिंग ऑफ फूड प्लान। डाइट प्लान, फूड प्लान, न्यूट्रिशन एडवाइजरी प्लान, 1-2 साल छोड़ छोड़ के आपको पूछा जाता है। अगर आपने बहुत मतलब 10 इयर्स के PYQ सॉल्व किया तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है ना। सी आपको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट कौन सा होगा? फर्स्ट होगा नोट एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। अगर मेरे पास कोई डाइट चार्ट के लिए आता है ना, या डाइटरी रिकमेंडेशन के लिए आता है, फर्स्ट तो मुझे देखना पड़ेगा कि एनर्जी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, है ना। उसके बाद इंडिकेट द नंबर ऑफ एक्सचेंज, कितने एक्सचेंज लिस्ट हमको यूज करके फूड प्रोडक्ट्स उनको रेकमेंड करना है, ठीक है। उसके बाद सी नंबर इंक्लूड मीट एंड पल्स फॉर द प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद आएगा लिस्ट ऑफ द डिशेस सर्व्ड इन ईच मील। उसके बाद क्या आएगा? चेक इफ द मील्स प्लान द गिव सैटिस्फैक्टरी एंड्स विद इन इनकम, ठीक है। तो हम लोग जो मील प्लान कर रहे हैं एट द एंड क्या देखना पड़ेगा? उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कि मैं जो अब तो बहुत सारे मॉडिफाइड बहुत सारे फूड्स आते हैं जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं, पर वो उनको देखना भी चाहिए मेरे पास जो क्लाइंट आए हैं, जो पेशेंट आए, वो अफोर्ड कर भी सकते या नहीं, उसका उतना इकोनॉमिकल कंडीशन है या नहीं, है ना। तो ये सारे देखते हुए हम लोग को मील प्लान करना है। पहले रिक्वायरमेंट जानना है, एक्सचेंज लिस्ट यूज करना है, फिर हमको ऐसे खाना ऐड करना है जिससे प्रोटीन रिक्वायरमेंट मेंटेन हो, फिर हमको पूरे दिन का मील प्लान करना है। उसके बाद पेशेंट का जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं, वो एक्सेप्टेबल है या नहीं उनके कम्युनिटी में, ये सब भी देखना पड़ता है, ठीक है। Now, 78 number question, give a correct sequence apparel production in the apparel industry. आपको apparel industry में production का sequence डालना है। पहले क्या होगा? कॉस्ट एंड स्केड्यूलिंग। फर्स्ट हम लोग स्केड्यूल करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे, है ना, कि कितना फैब्रिक का कॉस्ट है, मशीन का कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्केड्यूल करेंगे। फर्स्ट ये रहेगा। फिर प्रोडक्शन पैटर्न एंड ग्रेडिंग, फिर प्रोडक्शन के पैटर्न चेक करेंगे, उसको ग्रेड करेंगे। फिर मार्केट मेकिंग, ठीक है। उसके बाद आएगा कटिंग
और लास्ट में आएगा असेंबलिंग। ठीक है। Now 79 number question is give a correct sequence of manufacturing acrylic fiber। तो हर बार कुछ फाइबर, एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक, ये सब सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है। आप कितना भी पढ़ के जाओ, अगर कोई टेक्सटाइल आपने पढ़ा है बीएससी में, एमएससी में, तो आप मतलब अंदाज़ा लगा के भी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। पर जो नॉन टेक्सटाइल क्लोथिंग एपरल के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर आपको कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी अगर पता है तो आप अकॉर्डिंग टू योर मतलब आइडिया, है ना, आपने कितना पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग भी आप आंसर को कर सकते हैं। नाउ सी, फर्स्ट होता है पॉलीमराइजेशन, फिर होता है डिसॉल्विंग, फिर है फिल्टरिंग, लास्ट में आएगा स्पिनिंग, उसके बाद आता है स्ट्रेचिंग। ठीक है। तो कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से भी हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द सेशन, आपको फ्लावर अरेंजमेंट को करेक्ट सीक्वेंस में लाना है ना। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा कलेक्ट ऑल द रिक्वायर्ड मटेरियल। ऑब्वियसली हमको अगर फ्लावर अरेंजमेंट करना है, हमको वास चाहिए, फ्लावर्स चाहिए, नाइफ चाहिए, है ना, रिबन चाहिए, और भी डेकोरेटिव मटेरियल्स चाहिए। तो फर्स्ट तो हमको सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना है, ये आएगा एक। फिर कट द स्टॉक्स ऑफ द फ्लावर इन द डिजायर्ड लेंथ। आपको जैसे फ्लावर को वास में रखना है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका जो स्टॉक है उसको काटना है। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एंकर पिन स्टेम होल्डर फर्मली इन द कंटेनर। आपको पिन, उसको प्लेस करने के लिए आपको पिन का ज़रूरत है, उसको आपको प्लेस करना पड़ेगा सही जगह, राइट। उसके बाद क्या है, अरेंज द फ्लावर्स इन ऑर्डर टू द लेंथ इन अ कंटेनर। तो आपने जिस लेंथ में स्टॉक को काटा है फ्लावर का, उस लेंथ में आपको फ्लावर को अरेंज करना है। उसके बाद लास्ट आपको वाटर देना है कंटेनर में, ठीक है, या वास में जहाँ पे आप अरेंज कर रहे हो फ्लावर। तो ये है स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो आज के लिए इतना था। मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ता आप लोगों को एक सेट करके PYQ सॉल्व कर दूँ। टोटल 80 क्वेश्चन, कंप्रीहेंशन में ऐड नहीं करूँगी, उसका ट्रिक्स मैं अलग से बता दूँगी आपको। और अगर आप दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम PYQ सॉल्व करो, उसके बाद आप इन डेप्थ पढ़ो हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है। PYQ अगर सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में ना एक अच्छा सा मैप बन जाएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है और कौन से टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो उसी को ही फोकस करते हुए ज़्यादा पढ़ना है, इन डेप्थ पढ़ना है। इतना मुश्किल है नहीं जैसे लोग दिखाते हैं। अच्छे से पढ़ो, शांत रहो, थोड़ा सा अपना टाइम दो, कुछ नया सीखो, कुछ नया सीखने की प्रयास करो। जैसे मैंने आज बोला, पिछले सेशन में भी बोला कि SPSS सीखो, कैसे सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, डेटा कैसे एनालाइज करते हैं, है ना। रिसर्च पेपर पढ़ो, उसका डिज़ाइन पढ़ो, रिसर्च मॉडल पढ़ो, कैसे सैम्पलिंग ले रहे हैं, है ना, कौन से रिसर्च में कैसे सैम्पलिंग यूज़ होता है, वो सब पढ़ो तो आइडिया बन जाएगा। आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा PhD के टाइम पे कि मैं अब क्या करूँ, मुझे स्टैटिस्टिशियन हायर करना है, मैं कौन से अभी स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाऊँ, है ना। अगर आपको मॉडल पता है, आप क्या करना चाहते हो वो पता है, उसके लिए रिसर्च पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो पढ़ते हुए जाओ। तो आज के लिए इतना था, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक रिवाइज करो और नए तरीके से पढ़ना चालू करो।